हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। रिप्लाई कर रहा है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। इनफैक्ट ये वाला टॉपिक चल रहा था हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, यानी हमारा एक्चुअली टाइप्स ऑफ सॉलिड्स चल रहा था। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स पे थे, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड पे थे, या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। ठीक है। हाँ, अब क्या है इसमें देखना। इसमें मैंने कितना पढ़ा दिया था, चलो स्टार्ट से ही करते हैं वापस। सब्सटेंसेस सच एज, इसके अंदर क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना। मैंने आपको बताया था सॉलिड, जितने भी टाइप्स ऑफ सॉलिड है उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिपेंड करता है उसके नाम पर। जैसे आयनिक सॉलिड था तो उसके अंदर आयंस जो थे एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये आयनिक सॉलिड है ना। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर क्या थे? कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम थे, है ना। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम थे। वैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होने वाले। सब्सटेंसेस सच एज chlorine, methane, water, carbon dioxide, oxygen on solidification gives molecular crystals. Crystalline organic compounds are also molecular solids. ठीक है, ये सब theoretical points है। The constituent particles of the molecular solids are molecules, है ना। ध्यान रखना हमेशा, हर एक के अंदर constituent particles क्या है वो important है। ब्रैकेट में लिखा और अनबाउंडेड सिंगल एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। ठीक है। उसके बाद द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से फोर्सेस है, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस है, उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर इन्होंने वापस उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हमने वापस उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। वही लिखा है द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट। विद इन द मॉलिक्यूल, ये लोग बात कर रहे हैं विद इन द मॉलिक्यूल, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं। जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर कोवेलेंट है। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इन बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, विद इन तो कोवेलेंट है, उनके अंदर विद इन कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, अभी ऊपर इसका एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन और क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है ये एक ही बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट है, बट एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, तो ये क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा। वो जो इंटरेक्शन है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पर या उनका बेसिस, उसके बेसिस पर उन्होंने फिर से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो तीन पार्ट क्या है देखो। सबसे पहला है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस किसमें होता है, कभी भी डाइपोल डाइपोल हमेशा किसके अंदर होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब पोलर होने चाहिए मॉलिक्यूल। HCl पोलर है, H पे प्लस चार्ज आता है, Cl पे माइनस चार्ज आता है,
पोलार मतलब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उनको पोलार मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये जो पहला वाला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये किसमें होगा? अगर मॉलिक्यूल पोलार है तो, जैसे HCl हो गया, वाटर हो गया, SO2 हो गया, इनके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, HCl के अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ऑब्वियसली H और Cl है ना, इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके बाजू में एक और HCl होगा, उस पर भी क्या होने वाला है? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के करीब होगा, और उसके बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों डाइपोल? क्योंकि आप देख सकते हैं HCl पूरा एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल होना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है HCl पूरा एक डाइपोल है। ऐसे ही दूसरा एक और HCl, वो भी एक डाइपोल है। और सिंस डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन। इन्होंने फालतू में है ना बीच में स्टार्टिंग के वीक लिख के रखा, पता नहीं क्यों। अरे सीधा ही डाइपोल डाइपोल बोलो ना, ये वीक क्यों बीच में ऐड किया पता नहीं। ठीक है, चलो इन्होंने बोला तो याद रखो, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये याद रखना किसके अंदर होता है? हमेशा याद रखना किसके अंदर होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो वो वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। ठीक है, अब ये किस में होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। मतलब अगर दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ऐसा कौन हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर? ऑब्वियसली कौन है? Cl2 क्लोरीन। मतलब Cl2 क्लोरीन, Cl2 ऑब्वियसली। आप ही सोचो, एक क्लोरीन है दूसरा भी क्लोरीन है, यह डाइपोल कैसे बन सकता है? दोनों क्लोरीन जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। पॉजिटिव नहीं, क्योंकि कोई दोनों की पावर एक जैसी है, दोनों क्लोरीन की पावर एक जैसी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब कभी भी दोनों सेम एटम होते हैं तो वो नॉन पोलर ही होता है। आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो, I2 ले लो, F2 ले लो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, O2 है ना, N2, ऐसे जो सेम होते हैं। इनफैक्ट मीथेन भी एक तरह का नॉन पोलर ही होता है। मीथेन हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए मीथेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अभी अभी सोचो, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के बीच में भी कोई तो इंटरेक्शन होना ही होना है। अगर नहीं होता तो फिर एक क्लोरीन कहीं होता और दूसरा क्लोरीन कहीं एकदम दूर होता, कुछ तो इंटरेक्शन होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जो है दोनों नॉन पोलर है, और उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होता है? डिस्पर्जन फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप याद रख सकते हो, लंडन फोर्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया है इन्होंने कि वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। इनफैक्ट सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये, सबसे वीकेस्ट है, सबसे वीकेस्ट है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है ये। दीज फोर्सेस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मोनो एटॉमिक सॉलिड्स। मोनो एटॉमिक सॉलिड्स के बीच में भी होता है ये, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन। इन शॉर्ट, नोबल गैस के बीच में भी यही होता है। दो, अभी समझो एक नोबल गैस है आर्गन, आपको पता है आर्गन किसी और के साथ तो जुड़ने वाला नहीं है। एक आर्गन दूसरे आर्गन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हमेशा कौन सा होता है? डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। ये भी हमेशा याद रखना। नोबल गैस हमेशा उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा डिस्पर्जन और लंडन फोर्स होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसका तीसरा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किस में होता है? फोर, तीन एलिमेंट्स के बीच में, तीन एलिमेंट्स के पास होता है ये, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों इन तीन में ही होता है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्लोरीन की भी 3 होती है करीब करीब। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कुछ हद तक क्लोरीन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट फिर भी मेन सिर्फ तीन ही है, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके अंदर ही होती है। पर यही क्राइटेरिया नहीं है कि किसी में भी फ्लोरीन दिख गया तो सीधा आप बोल दोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं। क्राइटेरिया ये है कि ये जो तीन एलिमेंट है इसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि फ्लोरीन से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके अंदर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे वाटर में होता है।
अगर ऑक्सीजन किधर, और जैसे अभी अभी SO2 है, तो इसमें थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं, इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं। वैसे डायरेक्ट आपने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देख लिया किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो सीधा नहीं बोल सकते कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये भी ध्यान रखो, अगर हाइड्रोजन है भी, बट अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है इन तीनों एलिमेंट से, इनडायरेक्टली अटैच है, मतलब समझो मैं हाइपोथेटिकली ऐसे ही बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली ऐसा लेना मत, समझो नाइट्रोजन है, फिर उसकी बाजू में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो और कंफ्यूज हो जाएगा। नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद कोई तो एलिमेंट ले लो, समझो ए है, कोई भी एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल है, और फिर हाइड्रोजन है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये समझो कि खाली नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन होने से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये तीन एलिमेंट डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच होने चाहिए तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ऐसा 3 मॉलिक्यूल है जिनमें ये होता है, जैसे HF, NH3 और वाटर, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो फोर्सेस होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वीक डाइपोल डाइपोल हो, वेरी वीक डिस्पर्जन हो, सबके सब इन शॉर्ट वीक ही है, सबके सब इन शॉर्ट वीक है, बट इनमें से भी सबसे ज्यादा वीक डिस्पर्जन है, इनमें भी सबसे ज्यादा वीक डिस्पर्जन है, तीनों ही वीक। अब वहां भी सोचो, अगर एकदम वीक होंगे, ये वीक होंगे तो ऑब्वियसली इनकी मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही होगी। तो बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंसेस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकल नहीं सकता, जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता तब तक वो कंडक्ट नहीं कर सकता। तो दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेटर्स। ऑब्वियसली अगर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे तो फिर इंसुलेटर तो अच्छे ही होंगे। समझ में आया? पूरा थियोरेटिकल एक्चुअली। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है ना, तो बहुत थियोरेटिकल सा पार्ट है, इनफैक्ट इन्होंने बहुत खराब कर दिया मेरे हिसाब से, तो इन्होंने बराबर से नहीं दिया है, पर ठीक है। वो अच्छा लगा कि शॉर्ट कर दिया है, थियोरेटिकल पार्ट जितना शॉर्ट कर दिया उतना अच्छा है। अगर आप इसके पहले वाली ओल्ड टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो उन्होंने थोड़ा अच्छे से दिया है, ये कुछ भी दिया है ऐसे लग रहा है बराबर से ही नहीं दिया है। वीक डाइपोल डाइपोल, वेरी वीक डिस्पर्जन, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता है, तो इन्होंने चलो ठीक है जो भी दिया है शॉर्ट कर दिया तो अच्छा ही है, आपको एग्जाम में यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है मेटालिक सॉलिड। ये इन लोग ने एक तो पता नहीं क्रिस्टल वर्ड क्यों यूज किया है, मेटालिक सॉलिड बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टल वर्ड वो भी एक, चलो ठीक है। बट तो यहाँ पर अगला नाम है, मैं वही यूज करने वाला हूँ, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड नाम से पता चलता है, मेटालिक सॉलिड मतलब ये मेटल्स के बीच में, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो कौन होंगे, मेटल्स, मेटल के एटम्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। मेटालिक नाम ही उन्होंने मेटालिक सॉलिड है, मतलब जितने भी मेटल है वो मेटालिक सॉलिड है। आयरन है, कोई भी ले लो, कोई भी मेटल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सब मेटल्स है ना। तो वही लिखा, यहाँ पर लिखा है दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय द एटम ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड ही होता है, मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड ही होता है ना। क्या बॉन्ड में किसी को पता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो बता सकता है? मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था, इनफैक्ट मैंने ही पढ़ाया था आपको केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था ये पॉइंट। क्या डिफरेंस है मेटालिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में? आयनिक तो बॉन्ड ही नहीं होता, आयनिक इज नॉट अ बॉन्ड, आयनिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी मैंने बताया था। आयनिक कोई बॉन्ड नहीं है, आयनिक क्या है एक्चुअली, क्योंकि वहां पर एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, हालांकि वो कोई बॉन्ड नहीं है। वैसे ही मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इसको पता है, याद है क्या? मेटालिक बॉन्ड सिर्फ मेटल के बीच में होता होगा। वो तो बहुत आसान, ये जो आपने ऐसे अजीब सी बात कर दी, फनी लग रहा है ये तो, वो ठीक है। मेटालिक बॉन्ड तो मेटल के बीच में होगा, वो ठीक है। कोई अच्छा डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। डिफरेंस ये है
कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना उनके अंदर ओवरलैपिंग होती है, मतलब ये देखो ऐसे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ओवरलैपिंग। मेटालिक बॉन्ड ऐसा होता है, वो लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं ऐसे एटम्स, जबकि कोवेलेंट ओवरलैप होता है, एक ऐसा तो दूसरा ओवरलैपिंग। हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग होती है, मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है, ये डिफरेंस है। आयनिक तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आयनिक कोई बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, मेटालिक बॉन्ड का कि कोवेलेंट बॉन्ड का। लॉजिक सी बात है, मेटालिक बॉन्ड का रेडियस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो देखो ना, वो लोग दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उनका रेडियस तो कमी होने वाला है, उनका रेडियस तो कमी होगा, है ना, इसलिए पूछा, तो ध्यान रखना ये डिफरेंस है, ठीक है। तो these are crystalline solid formed by the atoms of the same metallic element held together by metallic bond. Metallic bond in solid metal, the valence electrons are delocalized. मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, नाम ही उनका मेटल है, मेटल का काम ही यही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इनके अंदर क्या होने वाला है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुके नहीं होते, इधर उधर घूमते रहते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया, जब कभी भी आप पढ़ते हो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ऑर्गेनिक में भी कभी कभी ये वर्ड आता है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में तो बहुत फेमस है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक कोई मुझे बता सकता है, अमाइंस पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये सबको पता होगा, ये एनिलीन है, ये एसिडिक है क्या बेसिक है? बेसिक। कैसे? अच्छा इतना बताओ, एसिड बेसिक बात की बात, चलो एसिडिक बेसिक बताओ पहले, तो ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन? एक आपके सामने एनिलीन है, तो दूसरा आपके सामने जो है वो मिथाइल अमाइन है या मीथेन अमाइन है, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन? मैंने ही बता दिया कि मतलब ये बेस है, दोनों में से ज्यादा बेसिक बोल दिया, मतलब ये बेस है। मुझे, मैंने आपको बता दिया बेस, बट कैसे बेस है बताओ पहले तो ये प्रूफ, ये बताओ कि दोनों में से बेस कैसे है, फिर दूसरा ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन। मैं नंबर देता हूँ, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। चलो पहले तो ये बताओ ये दोनों बेसिक कैसे है, मेरा ये क्वेश्चन। ये क्यों पूछा अचानक से? क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन वर्ड आया और इसको लेके कुछ है ऐसा डीलोकलाइजेशन, इसलिए पूछा मैंने। वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। सही बोला, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन इजीली कैसे देते हैं? कौन है जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पास देता लोन है? पे कहाँ पर रहता है। इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन कौन देता है वो बताओ, इनमें से इतने सारे हैं इसमें, इसमें अभी ऊपर वाला कंपाउंड अगर मैं बोलूँ तो उसके अंदर C6H5NH2 है, वो है ना C6H5, फिनाइल रिंग है ना, फिनाइल रिंग, तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है वो बताओ। आपने बोला इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन देता है इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। क्यों? उसके पास लोन पेयर है ना, उसके पास लोन पेयर है इसलिए देता है वो इलेक्ट्रॉन, वो बराबर है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमेशा लुईस बेस होता है, वो हमेशा लुईस बेस होता है। तो ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो वो ऑब्वियसली वो लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली लुईस बेस है। अब क्वेश्चन ये, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन? बेसिक ठीक है, कौन ज्यादा बेसिक है, 1 या 2? और ऐसे 2। तुक्का नहीं, रीजन तो 2। कैसे? कैसे? उसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है। उससे क्या होगा? एनिलीन में वो लोन पे घूमता रहता है। ये परफेक्ट रीजन है, वो लोन पेयर अंदर डीलोकलाइजेशन करेगा, है ना, ये रीजन है, यही मेरे को सुनना था। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक्चुअली लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अंदर डीलोकलाइजेशन करने वाला है रिंग के अंदर, है ना। यहाँ पर ये लोन पेयर जो है ये यही एक जगह पर लोकलाइज्ड है, घूमेगा ही नहीं। तो ज्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल कौन है? कौन सा लोन पेयर एकदम फटाक से डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जो अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कौन अवेलेबल है? मीथेन अमाइन का इलेक्ट्रॉन। मीथेन अमाइन के इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज है, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, प्लस इसके अंदर CH3 है। CH3 क्या देता है? प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्शन इफेक्ट देता है, पॉजिटिव इंडक्शन इफेक्ट। तो ऊपर से CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए,
तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेसिक है। जबकि एनिलीन की बात करें तो एनिलीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमेंगे, रिंग के अंदर घूमते हैं, तो इसीलिए वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो कम बेसिक है। अच्छा, इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ कहाँ ज्यादा है? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर कार्बन है राइट, कार्बन और NH2, यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन के बाद NH2 है। तो कार्बन और NH2 के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और NH2 के बीच में जो बॉन्ड है वो किसमें बड़ा है? कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा है, 1 या 2? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? लगाओ दिमाग। 1। कैसे? इनफैक्ट आंसर आप लोगों ने मिथाइलामाइन खुद नहीं, में हाँ बोलो। मिथाइलामाइन में वो कार्बन प्लस का इफेक्ट दिखा रहा है ना, तो हम्म नाइट्रोजन उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका आंसर है सेकेंड ही। रीजन ये है कि आप जो अभी आपने जो बोला था उसी में आंसर छुपा है। इसके पहले जो रीजन दिया था, पहले वाला जो है फर्स्ट वाला जिसको मैंने नंबर 1 दिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे, ध्यान दो यहाँ पर, ये जो पहला वाला ये वाला है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा यहाँ, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जबकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन घूमे ही नहीं, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही है, पर वहां जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ होगा। अब मुझे ये बताओ कि सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कि डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घट जाती है। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में है? अल्केन में। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में है? अल्काइंस में। क्यों? वहां ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये रीजन है। यहाँ पर जो मीथेनमाइन है वहां तो सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ वहां तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऊपर वाला जो उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड है। मैं डबल बॉन्ड नहीं बोल रहा हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड है, बट है तो सही। यहाँ तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, वहां पार्शियली डबल बॉन्ड तो आया। जब पार्शियली डबल बॉन्ड आया होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? मीथेनमाइन की। समझ में आया? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किधर है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किधर है? किधर होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? अब तो लॉजिक लेकर बताओ, फर्स्ट या सेकंड? जल्दी जल्दी, मुझे सॉलिड फर्स्ट। स्टेट। फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। ऑब्वियसली सिंगल और डबल में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? डबल। समझ में आया मैंने क्या बताया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्यों बताया मैंने? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन वर्ड आया। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का घूमना। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता है उसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं लोकलाइजेशन। ठीक है, तो मेटालिक के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने ही वाला है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर घूमेंगे तो ये तो अच्छे कंडक्टर्स होने ही वाले, और सबको पता है मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर्स होते ही है, क्या डाउट है उसमें? तो metallic bond in solid metal, the valence electrons are delocalized over the entire crystal, leaving behind a positively charged metal ion. Therefore, metallic crystals are often described as an array of positive ion immersed in a sea of mobile electrons. इसीलिए हमेशा सही लिखा है। मेटालिक सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर मेटल का एक एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है आजू बाजू, होंगे ही, मेटल है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है। ठीक है, the attractive interaction between cation and mobile electron constituent the metallic bond। वो ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होने वाला है? मेटालिक क्रिस्टल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, दे आर मेलिएबल। स्कूल से पढ़ते हैं मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब होता है उनको हम शीट्स में कट कर सकते हैं, वायर में कट करेंगे उसको डक्टाइल बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर मेलिएबल दैट दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स आर डक्टाइल दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनका वायर्स बना सकते हैं।
मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, सब तो लॉजिकल, एग्जांपल में वही सब मेटल्स के नाम लिखे हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। यस तो सर। बहुत सिंपल है। अब इसको अगर आपको इन सब सॉलिड्स को अगर एक साथ पढ़ना है तो ये बॉक्स सबसे अच्छा है, इसके अंदर इन्होंने सब कुछ दिया है और यही बेटर है। मैं तो आपको बोलूँगा आप यही पढ़ो और एग्जाम में इसी को इलेबरेट करके लिख के आना है, बस वही तो सब लिखा है इसमें, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वही यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड खत्म। ओके, अब आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब यहाँ से ज्योमेट्री चालू होने वाली है, ज्योमेट्री, इमेजिनेशंस एंड ऑल थोड़ा चालू होने वाला है, थोड़ा एग्जैक्टली अभी चालू नहीं होने वाला, अभी तो टाइम है शायद, ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं आपको अभी इमेजिन करवाता हूँ, ध्यान से अभी सुनना मेरी बातें, यहाँ से भी इमेजिनेशन करवाना स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। आप जिस भी रूम में बैठे हो ना उसको समझ लो, उसको समझ लो क्रिस्टल, उसको आप समझ लो कि वो एक क्यूब है ऑब्वियसली, हालांकि वो एकदम क्यूब तो नहीं होगा, रूम किसी का हो सकता है क्यूब हो, किसी का नहीं भी हो, बट आप उसको अज्यूम करो कि वो क्यूब है, ठीक है, समझे? या तो इमेजिन कर लो आप क्लासरूम में बैठे हो अपने, वो भी क्यूब नहीं है, वो भी है ना, बट ठीक है आप क्यूब अज्यूम करो। अब आप मुझे बताओ कि क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं, सोचो अच्छे से और बताओ, क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते 8। हैं? परफेक्ट, है ना, क्यूब में कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी मैं समझा रहा हूँ वो सब चीजें समझना। मुझे बताओ फिर कि क्यूब में वॉल्स कितने होते हैं? 6। परफेक्ट, है ना। तो ऑब्वियसली एक ऊपर एक नीचे, फिर एक आपके जहाँ पर आप बैठे उसके राइट लेफ्ट, और एक सामने और पीछे, है ना। ये सब कोई इमेजिनेशन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब समझना और चीज है। अब क्या है ना कि आपको पता है कि कॉर्नर्स 8 है, पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कॉर्नर पर, ध्यान से मेरी बातें सुनना तो ही समझ में आएगा, मैं अगर कॉर्नर पर एक स्फीयर रखूं, कॉर्नर पर एक स्फीयर रखूं मैं, एक जो कॉर्नर है वहां पर एक स्फीयर है, ठीक है, वहां पर एक स्फीयर है, एक मिनट, हाँ, कॉर्नर पर एक स्फीयर है। अब आप बताओ मुझे कि है ना, मतलब ऐसे बहुत सारे स्फीयर है, एक ही स्फीयर नहीं है, आपको इमेजिन करना होगा कि बहुत सारे स्फीयर है, मतलब मैं यहाँ बॉक्सेस, मैं ना, हाँ स्फीयर ही बना लेता हूँ। अब क्या है ना कि ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर समझो कि यहाँ पर एक स्फीयर है, ऐसे रखा, ये स्फीयर, ठीक है, मैंने एक ही कॉर्नर पर बनाया। मुझे बताओ कि ये जो स्फीयर मैंने जिस अरेंजमेंट के हिसाब से रखा है, जैसा मैंने इसको रखा है यहाँ पर, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक स्फीयर के, मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो ही आंसर कर पाओगे, हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो स्फीयर है इसका इस क्यूब के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, ये जो पूरा स्फीयर मैंने यहाँ पर रखा है इसका इस कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, या इस स्फीयर के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है? देखो आप देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर कि ये स्फीयर पूरी तरह से तो इस क्यूब के अंदर नहीं है। सोचो कि अगर एक स्फीयर है और जिस तरह से इसको मैंने रखा है, ये एक स्फीयर कितने क्यूब के अंदर जाएगा, मतलब समझो ये तो यहाँ पर एक ही क्यूब बनाया मैंने, बट ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो है वो कितने क्यूब्स के अंदर रहेगा। अगर यहाँ पर बहुत सारे क्यूब्स होते हैं तो ये स्फीयर कौन से क्यूब में होता, कौन से क्यूब का हिस्सा होता, इतना सोच सकते हो क्या? हाँ सर। कितने बताओ? 4 या 8। 8, 8 सही है, 4 नीचे और 4 ही ऊपर, ठीक है ना, 4
अभी ये तो यहाँ पर आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा है, जो मैंने बनाया वो एक्चुअली सर्कल दिख रहा है, वो स्फीयर नहीं है, वो तो सर्कल दिख रहा है। क्यूब तो ठीक है 3 डायमेंशनल दिख रहा है, बट जो मैंने स्फीयर बनाया वो स्फीयर कहाँ है, वो तो सर्कल दिख रहा है। तो अगर आप थोड़ा सोच पाते हो ना तो सोचो, और अगर नहीं सोच पाते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर याद रखो कि जो स्फीयर है अगर वो एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, मैंने वो एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो वो एक्चुअली कितने क्यूब के अंदर होगा, वो 8 के अंदर होगा। नीचे जो है ना, नीचे 4 क्यूब के अंदर, नीचे 4 क्यूब के अंदर, और ऊपर वाले भी 4 क्यूब के अंदर ये स्फीयर रहेगा। अगर मैं इसको एक्चुअली ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा सिर्फ मैंने इसका वो हिस्सा ड्रॉ किया है, इस स्फीयर का मैंने सिर्फ वो वाला पार्ट ड्रॉ किया है जो इस क्यूब के अंदर है। तो आप देख सकते हो कि एक क्यूब के अंदर अगर स्फीयर कॉर्नर पर है, अगर स्फीयर कॉर्नर पर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन, उस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए कितना होता है, 1/8। 1/8। ये समझ में आता है क्या पहले? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक क्यूब के अंदर इस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, बराबर है। और मुझे बताओ, आपने बताया था कितने कॉर्नर्स है? 8। 8 कॉर्नर्स है ना। तो अगर 8 ही कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर अगर स्फीयर्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल उस क्यूब के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, नेट कितने एटम प्रेजेंट है उसके अंदर? 1। 1 है ना, क्योंकि हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो हर कॉर्नर पर 1/8 1/8 1/8, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि सब मिलाकर वहां पर उस क्यूब के अंदर एक ही एटम है, एक ही एटम है। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पर सिर्फ एक का हाँ आया है। समझा क्या मैंने क्या बोला? किसी को डाउट है तो बताओ पहले, क्योंकि अगर यहाँ पर डाउट होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आगे नहीं जा पाएंगे। पहले ये सब क्लैरिटी आनी चाहिए, ये सब चीजें जो बता रहा हूँ मैं। इमेजिन करो ना, सर कुछ नहीं है। रिपीट करो हाँ थोड़ा। हाँ, देखो क्या है, आपने ही बोला कि एक क्यूब के अंदर जो स्फीयर होगा, तो स्फीयर का कितना पार्ट होगा कॉर्नर पर? 1/8। 1/8 होगा, पर टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो कॉर्नर टोटल 8 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली इस क्यूब के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? 1। एक ही एटम है। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 है, और ऐसे टोटल 8 कॉर्नर्स है। सारे कॉर्नर का अगर मैं कंट्रीब्यूशन मिला लूं तो 1/8 इंटू 8 करूंगा, इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ नेट एटम कितना प्रेजेंट है एक क्यूब के अंदर? एक। समझा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो मत भूलना। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं अभी, अगर चाहिए तो आप इंटरनेट पे वीडियोस भी देख सकते हो, कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, तो आपको वहाँ पे क्या 3 डायमेंशनल बताया होगा किसी यूट्यूब पे वीडियो, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। अगर मुझे कोई वीडियो मिला यूट्यूब पे अच्छा, तो मैं शेयर कर लूँगा आप लोग को, तो आप देख लेना। क्या है, यहाँ पर ज़रूरत है एक्चुअली 3 डायमेंशनल की, इसलिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो पहले तो मैंने आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन बताया है कॉर्नर का। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना 1/8 होता है, 1/8 होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आप सोचो कि ये जो क्यूब है, इसके सेंटर में, इसके सेंटर के अंदर एक स्फीयर है, इसके सेंटर के अंदर अगर एक स्फीयर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा?
सोचना बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। जब आप समझो जिस रूम में बैठे हो वो क्यूब है समझो, और उसके सेंटर में एक स्फीयर है, उसके बराबर उसके सेंटर के अंदर एक स्फीयर है, तो सोचो कि उस स्फीयर ने उस क्यूब के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है अपने आप को। 100%। परफेक्ट है ना, परफेक्ट 100%। ऑब्वियसली अगर वो क्यूब है, क्यूब के अंदर अगर आप सेंटर में स्फीयर बनाओगे तो वो तो पूरी तरह से एक ही क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, पूरी तरह से वो तो एक ही क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी स्फीयर सेंटर में होता है, कोई भी स्फीयर अगर सेंटर में होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा पूरा होता है, 100% होता है, 100% होता है। और सेंटर तो होता भी एक ही है, सेंटर तो होता भी एक ही है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि सेंटर के अंदर अगर स्फीयर है, तो ऑब्वियसली उसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो आपको पता है सेंटर तो एक ही है, तो 1 into 1 is 1 ओनली। तो वो भी एटम कितने होने वाले, एक एटम, एक एटम। बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट सुनो पहले अच्छे से। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन ये कि आपने ही बोला था कि एक रूम के अंदर टोटल वॉल्स होते हैं 6। टोटल कितने वॉल्स होते हैं, 6 वॉल्स होते हैं। मुझे बताओ कि अगर मैं एक वॉल पर एक स्फीयर को रख रहा हूँ, एक वॉल पर एक स्फीयर को रख रहा हूँ इस तरह से कि ऑब्वियसली मतलब अगर उस स्फीयर को रखूंगा तो उसको सिमेट्रिकली रखने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि स्फीयर का आधा थोड़ा सा हिस्सा ही एक तरफ है और थोड़ा सा हिस्सा इस रूम में। समझो आप जो भी जहां पर भी बैठे हो, जिस रूम में भी बैठे हो, वहां पर आपके सामने जो भी वॉल है उसके वॉल के उस तरफ एक और रूम होगी, और उस दीवार पर बीचों बीच में अगर एक स्फीयर रख रहा हूँ, बीचों बीच अगर एक स्फीयर रख रहा हूँ जो भी सिमेट्रिकल है, पहले बोल रहा हूँ सिमेट्रिकल है, तो मुझे बताओ उस जो रूम में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के अंदर उस स्फीयर का कितना कंट्रीब्यूशन है। हाँ। परफेक्ट। समझ में आया क्या आप लोगों को? क्योंकि मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आधे लोगों की आवाज जैसे ब्रेक होके आ रही है। कितना बोला आपने? मेरे को थोड़ा सुनाई दिया, बट मैसेज करो ना समझ में आया तो। कितना है बताओ, मैसेज करो, जिनको भी समझ में आया मैसेज करो, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो समझ गया, यहाँ पे 3 लोगों ने आंसर किया है, मतलब उनको समझ गया। 4 लोग, हाफ, ऑब्वियसली हाफ होगा, हाफ ही होने वाला है, लॉजिक सी बात है। आधा स्फीयर आपके रूम में होगा, आधा स्फीयर उसके बाजू वाली रूम के अंदर होगा, हाफ ही होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा जब कभी भी स्फीयर वॉल पर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 50% होता है, हाफ होता है। अब यहाँ पर हम वॉल नहीं बोलते, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं फेस बोलते हैं उसको, ठीक है, फेस बोलते हैं। मतलब एक क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस होते हैं, कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। यहाँ पर हम वॉल नहीं बोलने वाले, हम फेस बोलेंगे, FACE, फेस, नॉर्मल वाला फेस जो बोलते हैं हम वही फेस